टेम्परेचर ठीक है, स्टार्ट करें। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक अपना एसी सिस्टम। ठीक, एसी सिस्टम देखा जाए मैं तो पूरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक है। मतलब जितनी भी आप लोग ने एसी जो मोटर वगैरह देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, वो सब एसी का ही पार्ट होता है। ज्यादातर ज्यादातर आपने एसी मोटर ही देखी, डीसी मोटर कम देखी है। ये ज्यादातर मोटरें आपको एसी ही दिखेंगी, जैसे पंखा वगैरह है, ये सब भी एसी मोटर है। तो स्टार्टिंग में पूरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आप लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है एसी सिस्टम के बारे में पढ़ना। ठीक है, डीसी परिपथ आप लोगों ने पढ़ चुका है, सभी को डीसी परिपथ सभी को लगभग पता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसी सिस्टम। ठीक है, एसी सिस्टम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, सेकंड क्या आती है? सेकंड आती है डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जिसको भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना। ठीक है, दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, इंग्लिश में डायरेक्ट करंट, तो हिंदी में दिष्ट धारा। ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, हमको क्या समझना है, इस दोनों में अंतर कहाँ होता है? हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ अंतर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया, एसी मोटर हमने देखा, जैसे पंखे में कहाँ देखा? एसी मोटर। ठीक है, बैट डीसी का एग्जांपल हमने कहाँ देखा? डीसी का एग्जांपल हमने कहाँ देखा है? बैटरी में देखा है। बैटरी में देखते हैं आप लोग, जैसे फोन की बैटरी है। ठीक है, आपका फोन है, आपने बड़ी सी बैटरी देखी, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में जो भी बैटरी वगैरह रहती है उसमें क्या रहता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एसी कहाँ देखा है आपने? अपने घरों में जितना भी ज्यादातर चीजें आपने देखी होंगी, फोन चार्ज हो रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, घर में फ्रिज चल रहा है, टीवी कूलर जो भी चल रहा है, सब में क्या यूज हो रहा है? एसी हो रहा है। ज्यादातर ज्यादातर एसी यूज हो रहा है। हाँ, इन केस लाइट चले जाए, लाइट अगर गोल हो जाए, उस केस में क्या चालू होता है? अपने घरों में क्या लगाते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर बैटरी के थ्रू है ना, तो उसके द्वारा कौन सी करंट आती है? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। ठीक है, तब हम डीसी करंट यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? तो हमारा सबसे जरूरी है अभी एसी और डीसी में अंतर समझना। क्लियर? ये चीज समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एक साइड हम क्या लिखते हैं? एसी, और दूसरे साइड डीसी। वेरी गुड। एसी, एसी में क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसी और डीसी में। क्या अंतर होता है? जैसे एसी धारा है, धारा है ना, किसी भी धारा की वेव फॉर्म है, जैसे ये धारा है, धारा, इसकी धारा और डीसी की धारा, दोनों में क्या अंतर पड़ेगा ये समझना है हमको। ठीक है, तो जो डीसी करंट की जो धारा है, ये कभी भी, क्या अंतर है कोई बता सकता है? एसी और डीसी में क्या अंतर है धारा में, वेव फॉर्म में? डीसी का डीसी का जो धारा और मान है, धारा का मान और दिशा। ठीक है, मान, दिशा डीसी में सेम रहती है, डीसी में सेम रहती है। ठीक है, ये क्या होती है? मान और ये धारा का मान सेम रहता है, और इसमें क्या हो जाता है? डिफरेंट, इसमें चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्या चेंज होता है इसमें? आपका जैसे एसी है, एसी में कभी भी
आप लोग ने ये क्वाड्रेंट पढ़ा होगा 10वीं 11वीं जब भी पढ़ा होगा। ऊपर वाला क्या होता है, धन होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। वेरी गुड। और इधर वाला क्या होता है, प्लस, इधर वाला माइनस होता है। ठीक है, ये चीज सबको पता है। तो जो मेन अंतर मैं बता रहा हूँ एसी और डीसी में, ये तो एसी की जो धारा होती है वो प्लस और माइनस दोनों सर्किट, दोनों साइकिल में चलती है। मतलब उसके वेव फॉर्म में प्लस वाला टर्म भी आएगा और माइनस वाला टर्म भी आएगा। ठीक है, जैसे धारा है, एसी धारा है, ठीक है, तो एसी धारा ऐसे गमन करती है। ठीक है, इसमें क्या अंतर आ रहा है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, इसके ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ठीक है, तो एसी कभी भी गमन करेगी तो प्लस और माइनस में गमन गमन करेगी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में गमन कर रही है, मान लो ये जीरो है यहाँ पर भी, और ये क्या है, प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, अब जैसे इसका वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कैसे, नॉर्मली ऐसे गमन करता है। ठीक है, इसमें ना तो कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर आप लोग इसका एग्जांपल बताना मेरे को, आप लोग ये बना दूं मैंने और ये बना दिया। अब मुझे बताओ ये एसी है कि डीसी है, क्या है, कोई बताएगा आप लोग, क्या है, डीसी है। क्यों, ये तो इस तरीके से है। वेरी गुड। डीसी देखो, जैसे ये क्या होता है, ये होती है आइडियल। आइडियल कोई भी होता है ना, आइडियल के करीब चाहते हैं कोई भी चीज, डीसी हम आइडियल ऐसी चाहते हैं। लेकिन आइडियल डीसी एक्चुअल में हमको ऐसी नहीं मिलती है। एक्चुअली डीसी हमको ऐसी मिलेगी, या तो ऐसी मिलेगी, या तो कैसी भी मिलेगी, साइनोसॉइडल नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये, अब ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटी है ये प्लस है, नीचे वाली क्या है, माइनस है। कोई भी चीज माइनस में आ रही है क्या, आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस में है। इसका मतलब ये है कि ये डीसी है। समझ गए। तो एसी में और डीसी में मेन हम इंपॉर्टेंट अंतर समझते हैं। पहला अंतर, पहला अंतर देखा जाए आप लोग का, तो पहला अंतर क्या है, बताओ कोई। पहला अंतर यह है कि एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी हर्ट फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। दूसरा अंतर क्या है, पहला अब जो मैंने बताया था, धारा का मान और दिशा दोनों क्या रहती है, परिवर्तित होती है। वेरी गुड, परिवर्तित होती है। ठीक है, इसमें परिवर्तित होती है और इसमें क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, धारा का मान एवं दिशा, जैसे मान और दिशा इसमें प्लस माइनस दोनों हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या बताया था मैंने, तीसरा अंतर है इंपॉर्टेंट कि एसी जो होता है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो बैटरी होती है, घरों में जो बैटरी होती है उसको वो उसमें क्या स्टोर करते हैं, डीसी स्टोर करते हैं। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एसी को स्टोर किया जा सकता है, सॉरी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और इसको क्या किया जा सकता है, स्टोर, इसको स्टोर किया जा सकता है। क्लियर, अंतर समझ रहे हैं हम बेसिकली एसी और डीसी में। चौथा, चौथा क्या है, चौथा क्या है, आप लोगों ने देखा होगा वोल्टेज जो परिवर्तन होता है, जैसे जैसे जो हाई वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है ना, जैसे आप लोगों ने ट्रांसमिशन देखा होगा, ट्रांसमिशन में क्या यूज होता है, एसी यूज होता है ज्यादातर, डीसी नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ अंतर होते थे। एसी सारे के सारे मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा कुछ अंतर और ये भी देख लो, जैसे हाँ, इसमें जैसे डीसी में आप लोगों ने देखा होगा बैटरी के दो सिरे होते हैं, ठीक है। बैटरी होती है ना, बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा माइनस। इसमें जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे दो वायर है, जैसे ये यहाँ से वे वायर निकले दो, तो एक वायर को क्या बोलते हैं हम, फेज, और दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। ये चीजें याद रखना, कोई इसको भी प्लस माइनस बोल देता है एसी में। एसी में कभी भी प्लस माइनस नहीं बोलते हम। एसी में एक तो फेज वायर होता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन छुएंगे तो करंट लगता है अपने को, ठीक है। और दूसरा होता है न्यूट्रल, जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस, एक बैटरी से जो प्लस आता है और दूसरा माइनस आता है, इसके थ्रू बल्ब जलाना है हमको, तो एक प्लस सिरे से और एक माइनस सिरे से जला दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात हो रही है बस, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा अंतर अगर देखा जाए, तो पावर जो होती है इसकी क्या होती है, वी आई कॉस फाइव, ठीक है। और इसकी इसमें क्या होता है, पावर बराबर वी और आई, ओम का नियम पढ़े हैं आप लोग ने, तो उसमें सिर्फ वी आई आता है और कुछ तो नहीं आता ना, तो उसमें सिर्फ प्रतिरोधी परिपथ होता है, ठीक है। तो डीसी के लिए सिर्फ वी आई होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। और इसमें क्या होती है, पावर बराबर वी आई कॉस फाइव। कॉस फाइव जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, जिसको हम अभी आगे वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर से एसी में क्या अंतर आता है, ठीक है। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि एसी सिस्टम में अगर कॉस फाइव आ रहा है, कॉस फाइव आ रहा है ना, और डीसी में नहीं आ रहा है, तो कॉस फाइव जो होता है वो किसी भी सिस्टम का लॉसेस दिखाता है। जैसे आइडियल केस में वी आई है, यहाँ कॉस फाइव नहीं है, ठीक है। तो आइडियल केस में जो लॉसेस नहीं होने चाहिए हमारे, अगर वो लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस की वैल्यू बढ़ रही है, तो कॉस फाइव की वैल्यू बढ़ेगी, और वो एसी सिस्टम में होता है, ठीक है। तो बस यही था। अब हम पढ़ेंगे अंतर, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे एसी और डीसी, मतलब एसी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ, ठीक है, डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर यह है, पहला अंतर यह है कि उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन होता है, किसका, एसी का। उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन से क्या क्या बताना चाह रहे हैं अपन, जो अपने आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जनरेशन होती है, घर में बिजली कहाँ से आ रही है अपने, बताओ, कोई बताओ आंसर। घरों में बिजली कहाँ से आ रही है अपने, एक प्लांट होगा, जहाँ से, जैसे मान लो बरगी प्लांट है, सारणी पावर प्लांट सुना है आप लोगों ने, सिंगरौली का पावर प्लांट सुना है आप लोग ने, सुना है ना, पावर प्लांट देखा है कभी। देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। कैसे होती है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हाइडल पानी के थ्रू बनती है, सोलर के थ्रू बनती है, ठीक है। और अपने कोयले के द्वारा भी बनती है, हर बहुत सारी चीजें होती है, तो प्लांट से बिजली बनी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जनरेशन, यहाँ क्या हुआ, जनरेशन के बाद क्या आता है, ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पर जो बिजली बनाई, उसको हजारों किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक दूर दूर ले जाते हैं ना अपने घरों तक, वो ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लो यहाँ जहाँ हम रहते हैं जिस जगह पे, यहाँ पर एक सब स्टेशन होगा, सब स्टेशन के बाद हमारे घरों में ये बिजली आ रही है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसी और डीसी में हम अंतर यही होता है कि जो जनरेशन होता है ना, जनरेशन एसी का ज्यादा वोल्टेज पर होता है, लेकिन डीसी का नहीं होता जनरेशन, ठीक है। डीसी को हम परिवर्तित कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, या तो एसी से डीसी में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनरेशन जो है वो एसी का ज्यादा वोल्टेज पर होता है। नॉर्मली अपने यहाँ कितने वोल्टेज पर होता है, 11 केवी पर, बताया था मैंने आप लोग को।
11 केवी पर जनरेशन होता है, ठीक है। 11 केवी के बाद जो इसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, कितने वोल्टेज पर बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 33 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 33 केवी, केवी मतलब क्या होता है, ये किलो वोल्ट, मतलब जैसे 11 केवी लिखा तो ये 11,000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है। अपने घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 230 वोल्ट, मात्र 230 वोल्ट। लेकिन इतने यहाँ कितना जनरेट हो रहा है, 11,000 वोल्ट। समझ रहे हो आप लोग, इतने इस एसी में 11,000 वोल्ट तक आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन डीसी में आप इतने में जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। डीसी में क्या होता है, 650 वोल्ट के आसपास, बस, 1000 तो छोड़ ही दो आप। तो ज्यादा वोल्टेज पर जनरेशन होता है एसी में, ठीक है। सेकंड मैंने आप लोग को क्या बताया था, संचारण की लागत। संचारण मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब जैसे आप सामान ले जाते हो ना, एक जगह से दूसरे सामान ले जा रहे हो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा रहे हो, तो आपको वहां से ले जाने में कम लॉसेस होने चाहिए। बिजली को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो तो कम लॉसेस होना चाहिए और ज्यादा वोल्टेज पर होना चाहिए, तो ये एसी में पॉसिबल है, डीसी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या है, सरल उपकरण संरचना। सरल उपकरण संरचना मतलब जैसे एसी मोटर है, एक एसी मोटर आप लोग देख रहे हैं, तो एसी मोटर की जो संरचना है वो डीसी मोटर के कंपैरेटिवली आसान रहेगी, ठीक है। संरचना आसान होती है, आसानी से समझ में आ जाती है। एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। रोटर मतलब जो बीच में घूमता है, और उससे बिजली अपने को मिल जाती है, अपन दे के उससे जनरेट कर लेते हैं, समझ गए। तो ये होता है, तो जो उसकी संरचना होती है वो बहुत आसान होती है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्या, सरल वोल्टता आसानी से परिवर्तन कर रहा है, मतलब वोल्टेज को अपन जो परिवर्तित करते हैं ना एसी से डीसी में, और जो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो ये एसी में बहुत अच्छे से पॉसिबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 11 किलो वोल्ट को किस में कन्वर्ट किया, 11,000 वोल्ट को 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये किस में पॉसिबल है, एसी में, ठीक है। तो सरल वोल्टता परिवर्तन किस में हो रहा है, एसी में हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसके थ्रू परिवर्तन कर रहे हैं ये अपन, 11 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट किसके थ्रू परिवर्तित कर रहे हो, बताओ, किसके द्वारा परिवर्तित करोगे, 11 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में किसके द्वारा परिवर्तित करोगे, ऐसी क्या युक्ति है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा 11 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में आप परिवर्तित कर सकते हो। 33 वोल्ट किलो वोल्ट को ज्यादा में भी परिवर्तित करते हो, 765 किलो वोल्ट तक भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, जो आप लोग बड़े बड़े टावर देखते हो ना, ऊंचे ऊंचे ट्रेन वेन से जाते हो, तो उनमें हजारों किलो वोल्ट तक वोल्टेज उसमें परिवर्तित होता है, बहता है उसमें, ठीक है। बोलते हैं ना हाई टेंशन लाइन, तो वो किसके द्वारा परिवर्तित हो रहा है आसानी से, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी में, ठीक है। एसी एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब रहेगा तब ही कन्वर्ट कर पाएगा ये, समझ रहे हो, डीसी में नहीं कर पाता। ये ट्रांसफॉर्मर की खासियत यही है कि समान फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है, कम कम भी कर सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है। तो ये सिर्फ एसी में हो रहा है, डीसी में नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। अब क्या होता है, अब प्रत्यावर्ती धारा से एसी सिस्टम जो है उसमें इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कुछ, जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे हम सबसे पहले गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो गाड़ी चलाना सीखने के लिए हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, कि एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ठीक है, सब चीजें पता होनी चाहिए ना। बैठना कहाँ है, ये टंकी में बैठ मडगार्ड में बैठ गए, बैठना का, ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना अपने को। तो इस तरीके से हम एसी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे कि परिभाषाएं होती क्या है एक्चुअली। जैसे मैंने आप लोग के सामने एग्जांपल के लिए ये बना दिया, ये, लेकिन ये क्या है, कितना क्या होता है इसमें, सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक एक करके आज के लेक्चर में हम सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी उस
फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? परिभाषाएं, सारी चीजों की परिभाषाएं। राइटिंग खराब है या फिर लिखते नहीं बन रहा है इस पे, तो ध्यान मत देना, ठीक है? समझ में आना चाहिए बस। तो देखो सबसे पहली परिभाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट, चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल। ठीक है, साइकिल। साइकिल क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था, एसी में धारा का मान एवं दिशा परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे परिवर्तित हो रहे हैं हम ये देख रहे हैं। हमने वही बनाया क्वाड्रेंट। ये किस चीज का अक्ष है? समय का। और ये क्या है? या तो वोल्टेज होगा या तो धारा होगा, तो हमने धारा मान लिया अभी। ठीक है, एक साइकिल मतलब ये होता है, मतलब उसका जो मान है एवं दिशा, एक चक्र जैसे यहां से गया प्लस ये वाला, और ये क्या हुआ? माइनस। तो ये एक चक्र कैसे परिवर्तित कर, मतलब टोटल एक्चुअली एक्चुअली तो ऐसा होता है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे अनंत तक जाता है जब तक वो जाता है। ठीक है, सीआरओ के द्वारा देखते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिर्फ यहां से यहां तक डिसाइड किया, इसको समझने के लिए, कि एक चक्र के बाद देखो यहां से यहां तक कंप्लीट किया, उसके बाद यहां से फिर रिपीट कर रहा है, फिर यहां से फिर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी सिर्फ एक एक यूनिट को हमने क्या बोला है? एक चक्र। जो एक चक्र के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, धारा और धारा का मान और दिशा परिवर्तित हो गई। ठीक है, और सबसे जो मिनिमम यूनिट है, जावक्रीय पूरा जो उसका ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? एक चक्र। मतलब छोटी से छोटी इकाई हम बोल रहे हैं एक तरीके से। ये जो मैंने आप लोग को समझाया, समझ में आ रही बात? तो वो क्या हो गया? एक चक्र। ठीक है, सेकंड क्या है हमारी परिभाषा? बुक में बताओ क्या है? आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति, आवृत्ति इसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, एच जेड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आवृत्ति जो होती है, मैंने आप लोग को अभी अंतर में बताया, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। आपसे कोई भी घर में पूछ ले, आपसे, आप लोग को ये बेसिक चीजें, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो व्यक्ति, आईटीआई कर रहा हो या डिप्लोमा कर रहा है, सबसे बेसिक चीज होती है एसी की फ्रीक्वेंसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। कोई पूछ ले डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपको तुरंत जवाब निकलना चाहिए 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज। ठीक है, और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज अपने इंडिया में, और अमेरिका वगैरह में चले गए तो कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। अपने हिसाब से सेट रखते हैं वो लोग एक तरीके से, कि इतने में हमारे यहाँ के उपकरण, हमारे यहाँ का जो कैमरा है, हमारे यहाँ का जो सारी चीजें हैं, वो इतने हर्ट्ज में चलेगी लगभग, उत्तम, मतलब सही तरीके से। ठीक है, वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से अलग अलग सेट किया जाता है, तो हमारे इंडिया के हिसाब से 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आवृत्ति होती क्या है? देखो, मैंने आपको बताया ये एक क्या है? चक्र है। ठीक है, तो एक चक्र के बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि एक्चुअली ऐसा रहता है, बताया ना? अब आवृत्ति की परिभाषा सुनना ध्यान से। आवृत्ति की परिभाषा ये होती है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में या फिर एकांक समय में कितने चक्र वो कंप्लीट कर रहा है। समझ गए? जैसे एक, ये कितने चक्र हो गए? देखो यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, यहां से यहां तक तीन। ये कंप्लीट नहीं है तो इसको हटा दिए। ठीक है, 3 चक्र कंप्लीट किया। ठीक है, तो चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बटे
क्या? समय। ठीक है, एकांक समय, एकांक समय। तो ये बोल रहा है वो एकांक समय में या फिर 1 सेकंड में मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 सेकंड, है ना, एकांक समय मतलब 1 सेकंड। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्र कंप्लीट कर रहा है ये बताओ। यहाँ पर 3 चक्र कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 3 चक्र। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3/1 मतलब 3। ठीक है, और इसकी इकाई क्या है? हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज इसकी क्या हो गई? क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी? ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 3 चक्र कंप्लीट कर रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज। अब इसी तरीके से अपने इंडिया में कितनी हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज बताया था अभी। तो 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये जैसे 1 2 3 हो रहा है ना, ये टोटल 50 तक है। ये 50 चक्र बटे 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 50 चक्र कंप्लीट कर रहा है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। समझ में आया बेटा सभी को? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन? आवर्तकाल। आवर्तकाल भी सारी परिभाषा एक दूसरे से रिलेटेड है सारी। एक समझ से चलो, दूसरी समझ से समझ में आएगी, फिर तीसरी समझ में आएगी। ठीक है, आवर्तकाल। आवर्तकाल मैंने क्या बताया देखो, यहां से यहां तक ये बोल रहा है ये कि किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी, मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र कंप्लीट करने, आवर्त काल, काल मतलब समय, समय जैसा लग रहा है, तो आवर्त काल मतलब आवर्त एक चक्र कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, बस ये बात है। ठीक है, तो एक चक्र हमने ये बना लिया। तो यहां से मैंने आप लोग को बताया था, यहां से यहां तक क्या है इसकी समय अक्ष, और ये यहां से जो क्वांटिटी है उसकी मतलब धारा मान ली है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो इसका समय है वो क्या? आवर्त काल। ठीक है, आवर्त काल, काल मतलब समय, समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। ठीक है, समय की इकाई हो गई सेकंड। तो एक चक्र कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है उसको कहते हैं आवर्त काल। समझ गए? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट आती है क्या इकाई हमारी? परिभाषा है वर्ग माध्य मूल। ठीक है, वर्ग माध्य मूल, इसको ध्यान से समझना जरा। वर्ग माध्य मूल, पहला क्या है? वर्ग, फिर क्या है? माध्य, फिर क्या है? मूल। अब जैसे मैंने ये बनाया, वही 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 बनाऊंगा बार बार, ये। ठीक है, अब ये धारा है। ठीक है, इसका ये हाईएस्ट मान हो गया, और ये इसका क्या हो गया? लोएस्ट मान। ठीक है, और ये क्या है? जीरो। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? माइनस। अब जैसे इसका जितने भी ये हर हर अलग अलग समय में इसके मान परिवर्तित हो रहे हैं, देख रहे हो? यहां पर इसका मान कितना है? इतना है। यहां पर इसका मान कितना है? इतना। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो इसका मान इतना, फिर यहां पर सबसे ज्यादा, फिर कम हुआ इस मान पर, फिर यहां पर इतना, फिर यहां पर इतना। इतने इतने अलग अलग मान है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, क्या बोल रहे? ले आए, उनको दे दो प्रिंसिपल सर को, तुम लोग भी ले लेना। ठीक है, तो ये अलग अलग मान है। ठीक है, तो इसका मान मान लिया हमने I1, I2, I3, I4, ऐसे डॉट 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 अलग अलग मान है। तो वर्ग माध्य मूल को क्या बोला जाता है? जितने भी क्षणिक मान है, क्षण, अलग अलग क्षण में लिया है ना हमने, इस क्षण अलग, अगले क्षण, फिर नेक्स्ट क्षण, तो हर क्षण में इसका क्षणिक मान लिया। मान लो I1, I2, I3, ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? पहले पहली इसकी क्या है? वर्ग, मतलब हमने वर्ग किया सबका। ठीक है, सपोज 3 ही क्वांटिटी हमने ज्यादा ले ली थी। उसके बाद क्या निकाला हमने? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? जितनी भी क्वांटिटी है उसको जोड़ के उसका संख्या, जैसे यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3 है तो 3 ले लिया, या फिर ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो हमने क्या मान लिया इसको? हमने इसको n मान लिया। ठीक है, और उसके बाद मूल, मूल मतलब वर्गमूल लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? RMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, RMS ही बोला जाता है इसको, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया इसका वर्ग माध्य मूल क्वांटिटी। समझ गए? बहुत सारी परिभाषाएं पढ़नी, फटाफट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है शिखर मान।
शिखर मान नाम से आप लोग को लग रहा है कि शिखर, लग रहा है ना, शिखर सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ थी इसकी, तो शिखर मान इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर, जैसे ये इसका मान जैसे 5 एम्पियर है मान लो, धारा की इकाई एम्पियर होती है ना, वोल्टेज की इकाई वोल्ट, तो धारा की इकाई यहाँ पर मान लो सबसे ज्यादा मान इसका 5 है, यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, यहाँ सबसे ज्यादा 5 हुआ, तो सबसे ज्यादा शिखर मान मतलब 5 एम्पियर इसका शिखर मान हो गया। तो क्या कहता है एसी, तो ये भी उच्च मान है इसका, और ये भी इसका, यहाँ पर भी है, ऋणात्मक में भी उच्च मान है और धनात्मक में भी उच्च मान है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चीज, कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट है शिखर से शिखर मान। शिखर से शिखर मान मतलब एक शिखर हमारा ये हो गया और दूसरा शिखर ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, शिखर से शिखर मान। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्षणिक मान मैंने आप लोग को बता ही चुका है, किसी भी क्षण उसका मान ले लिया जाए, मान लो ये I2 लेना है अपने को, ठीक है, तो यहाँ पर समय मान लो t था, t2 था मान लो, तो t2 समय में उसकी वैल्यू कितनी थी, I2 थी। समझ गए, तो ये उसका क्या हो गया, क्षणिक मान। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, औसत मान। औसत आप लोग को पता ही क्या होता है औसत, ठीक है, जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चों की हाइट है, हाइट किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की ज्यादा, तो औसत हाइट कैसे नापेंगे, कैसे नापेंगे, ऐसी ले लेंगे, है ना, एक क्वांटिटी I1 सॉरी H1 H2 H3 डैश डैश डैश, सबका हमने प्लस किया और बटे संख्या लिख दी। ठीक है, कितने बच्चे हैं, मान लो 25 है, तो संख्या लिख दी, तो ये क्या हो गया, इसका औसत मान आ गया। इससे हमारी लगभग क्लास की इकाई आ जाएगी, लगभग लगभग मतलब 5 फुट 5 इंच के हैं, सभी की निकल जाएगी, कोई 5 फुट ज्यादा, तो ये आपका औसत मान है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर तो आरएमएस क्वांटिटी, आर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी भी धारा, वो धारा का आरएमएस क्वांटिटी अपॉन क्या होती है, आरएमएस अपॉन औसत मान। ठीक है, औसत मान मतलब आरएमएस हमने निकाल लिया उसका, और हमने उसका निकाल लिया औसत मान, तो क्या निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, ये फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो ये लगभग क्या कितना होता है, 1.1 के आसपास। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, नेक्स्ट परिभाषा है, नेक्स्ट परिभाषा है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर मतलब, पीक मतलब क्या होता है, हिमालय की चोटी, जैसे हिमालय की चोटी है, हिमालय की पीक बोला जाता है ना, ऐसे यहाँ पर भी शिखर पीक वही बात होती है। ठीक है, तो पीक फैक्टर मतलब, तो पीक फैक्टर मतलब ये होता है जो उच्च एकदम जो वो वैल्यू आ जाएगी उसकी, कौन सी, शिखर मान। ठीक है, तो शिखर मान, शिखर मान बटे क्या आ जाएगा, RMS, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीक फैक्टर। ये वाला थोड़ा वो है रटने वाली चीजें, बट आप लोग एक बार दो बार पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, इंपॉर्टेंट तो सभी एक है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट परिभाषा क्या है हमारी, नेक्स्ट परिभाषा है फेज। तो फेज का मतलब होता है कि मैंने आप लोग को पहले भी लेक्चर में पढ़ाया, फेज मतलब होता है कि मतलब जैसे एसी में वोल्टेज है और दूसरा क्या हो गया, धारा हो गया। ठीक है, धारा हो गया, वोल्टेज हो गया और धारा हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, कोई भी बल्ब जलाया मान लो, ठीक है, तो दो दो पॉइंट है, दो पॉइंट से मैंने वो बल्ब जलाया, एक स्विच लगा दिया और क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, स्विच मैंने जैसे ही चालू किया, बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, बल्ब ग्लो करने लगा ना, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रही है,
धारा आ रही है, समझ गए। तो वोल्टेज और धारा दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे बल्ब जलाने के लिए, यहाँ बल्ब जल रहा है ना, तो बल्ब जलाने के लिए सबसे पहले आया क्या, वोल्टेज, फिर आया धारा, ठीक है। तो एसी में दो क्वांटिटी होती है, कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है, मैंने एग्जांपल के लिए वोल्टेज और धारा ले ली है, ठीक है। वोल्टेज और धारा एग्जांपल के लिए ले लिया है मैंने। अब मैं फेज बताना चाह रहा हूँ, फेज। अब दो अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे वोल्टेज, इसकी वेवफॉर्म कितनी है, ऐसी है, जैसी जैसी भी जा रही है, ठीक है। और इसकी भी कुछ वेवफॉर्म होगी, ठीक है, इसकी भी वेवफॉर्म होगी। तो जो दोनों के बीच की जो सापेक्ष स्थिति होती है वो कहलाती है फेज, ठीक है। सापेक्ष स्थिति फेज कहलाती है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे नेक्स्ट परिभाषा है हमारी इन फेज, इन फेज और आउट ऑफ फेज। इन फेज मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जैसे समझना है इसको, इसी इसी ग्राफ को मैं समझा रहा हूं अच्छे से आप लोग को। जैसे ये बना दिया मैंने, एक क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा हो गया, ये, ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफ किस चीज का है, धारा का। धारा का देखो मैंने बना दिया। जैसे आप लोग देखे होंगे वोल्टेज का मान 220 वोल्टेज घरों में रहता है, धारा का मान कितना रहता है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक है, इतना ही रहता है लगभग। तो वोल्टेज हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, धारा का मान थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या, काफी कम होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वोल्टेज और धारा दो क्वांटिटी साथ साथ में चले, साथ साथ में चले, मतलब वोल्टेज भी एक साथ चलना स्टार्ट हो रहा है और धारा भी, धारा जैसे मेरे साथ है, धारा भी एक साथ चलना स्टार्ट हो रही है। अब वोल्टेज भी आगे बढ़ा और धारा भी एक कदम आगे बढ़ी, तो वो क्या कहलाएगा, सेम फेस, इन फेस, मतलब दोनों साथ साथ में चल रहे। नेक्स्ट कदम बढ़ाए तो धारा ने भी नेक्स्ट कदम बढ़ाया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, सेम फेस हो गया, समझ गए। अब आउट ऑफ फेस क्या हो जाएगा, सेम फेस का उल्टा। जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा उधर चले गई, धारा उधर चले गई, मैंने एक कदम बढ़ाया आगे तो धारा पीछे चली गई, तो वो आउट ऑफ फेस हो गया, ठीक है। और और बढ़ाया तो हो सकता है वो मेरे साथ में बढ़ाए लेकिन वो अभी भी पीछे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ फेस हो गया। सेम फेस मतलब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं, तो ये सेम हो गया, समझ गए। तो ये चीज हो गई। टाइम का देखना कितना हो गया, अच्छा यहाँ से पॉज हो जाता है, पॉज, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से चीजें पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग, अच्छे से समझना, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर साथ में बढ़ रहा है, धारा भी, देखो यहाँ पर देखो, वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा भी बढ़ रही है। वोल्टेज यहाँ तक पहुंच गया अपने हाईएस्ट मान पे, धारा भी हाईएस्ट मान पे। अब दोनों का, दोनों एक दम कम भी हो रहे हैं तो साथ में हो रहे हैं, जीरो भी साथ में हुए, ऐसे यहाँ भी साथ में हो रहे हैं, तो ये सेम फेस हो गया। क्या हुआ, सेम फेस, समझ में आ रहा है सभी को। फेज मतलब जो सापेक्ष स्थिति है दोनों की, सापेक्ष स्थिति है, दोनों सेम है, ठीक है। अब आउट ऑफ फेज का भी मैंने बताया, या तो आउट ऑफ फेज कैसे हो जाएगा, आउट ऑफ फेज जैसे जैसे वोल्टेज ये है कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब धारा क्या हो रही है, धारा ऐसी बह रही है, मान लो धारा अलग बह रही है, समझ गए। ये आउट ऑफ फेज हो गया। हमको क्या चाहिए होता है, हमारी मतलब चाह ये होती है कि हमको चाहिए सेम फेज, सेम सेम फेज, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमेशा देता हूं कि जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज है और धारा है। तो ये वोल्टेज क्या हो गया हमारा, मान लो पति बना लिया वोल्टेज को, और धारा क्या है, पत्नी, ठीक है। तो ये एग्जांपल से ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, बात ऐसी है और कुछ वो नहीं है मेरा, ठीक है। तो पति पत्नी साथ में चलेंगे तो घर अच्छे से चलेगा। पति अलग पत्नी अलग भागोगे तो आउट ऑफ फेस हो जाएगा, घर में कलेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, घर में शांति सुख और दोनों साथ में तरक्की करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो वो सेम फेस हो जाएगा। आउट ऑफ फेस मतलब कलेश चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, लॉसेस हो रहे हैं, पैसों का घाटा सब। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसी है, सेम आउट ऑफ फेस हो गया तो कहीं कोई वोल्टेज ड्रॉप हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउट ऑफ फेस हो गया। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्या है परिभाषा, फेज अंतर। फेज अंतर, फेज अंतर, फेज अंतर क्या होता है? फेज, फेज डिफरेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया, वोल्टेज जा रहा है ऐसे, ठीक है, वोल्टेज जा रहा है ऐसे, और धारा, धारा उसके मान लो थोड़ा पीछे, ये समझ गए? वोल्टेज आगे है, वोल्टेज ने, वोल्टेज पहले जीरो हो रहा है, सॉरी मतलब आगे पीछे हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस, सापेक्ष स्थिति, वो अलग अलग है ना, देखो इतना अंतर है, दोनों के बीच में जो सापेक्ष स्थिति है वो इतनी है। तो ये क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो यही था। अब नेक्स्ट परिभाषा है, ये आप लोग को समझ में आया अच्छे से? समझ में आया कि नहीं आया? इन फेस और आउट ऑफ फेस, ठीक है। अब इसी में एक और चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को, इसी में एक और चीज बता रहा हूं, बुक में देखना परिभाषा है लीडिंग और लैगिंग की, ठीक है। लीडिंग धारा, लीडिंग होती है एक, एक होती है लीडिंग, और दूसरी क्या होती है? लैगिंग, ठीक है। एक होती है लीडिंग धारा और दूसरी होती है लैगिंग धारा। तो जब, जब क्या होता है, वोल्टेज मान लो ये जा रहा था, ठीक है, वोल्टेज ने किया, वोल्टेज की ये है, और धारा की क्या होगी? धारा जब वोल्टेज से पीछे रहेगा, सॉरी लीडिंग मतलब, लीडिंग मतलब आगे, और लैगिंग मतलब पीछे, ठीक है। लीडिंग मतलब पीछे, मतलब इसमें धारा आगे रहेगी वोल्टेज से और इसमें धारा पीछे रहेगी। समझ में आ रही है बात? बुक में देखो अच्छे से सभी लोग। देखो ये वोल्टेज का मैंने बना दिया था, ठीक है। अब दूसरा पेन का कलर यूज कर रहा हूं, इसी में कर लेता हूं, पीला मान लिया, ठीक है। आगे क्या रहनी चाहिए? धारा, पत्नी आगे रहेगी, पति पीछे रहेगा, ठीक है। आगे कैसे रहेगा? जब पति का अच्छा टाइम चलेगा तो पत्नी का, मतलब पति का जब बेकार चलेगा तो पत्नी का अच्छा चलना चाहिए, तभी तो पत्नी आगे रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो है, जैसे इसने यहाँ पर कवर, यहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट आया है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे, तो धारा, सॉरी यार कलर चेंज, तो धारा का कैसे बनेगा? धारा इससे आगे रहेगी, ठीक है। धारा इससे आगे कैसे रहेगी? धारा इससे ऐसे आगे रहेगी, देखो ये आगे बन गई, मतलब जो मैक्सिमम मान है वो धारा पहले अचीव कर रही है, समझ रहे हो? धारा जो मैक्सिमम मान है वो पहले अचीव कर रही है, मतलब ज्यादा पैसे पहले किसके पास आए? धारा के पास, वोल्टेज के पास बाद में आए, समझ रहे हो? पहले धारा के पास, इस तरीके से होता है आगे पीछे का कंसेप्ट, ठीक है। और लैगिंग में क्या हो जाएगा? लैगिंग में धारा पीछे पीछे चलेगी, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए? समझ गए ये चीज अच्छे से? तो सेम फेस रहना हम चाहते हैं कि हमेशा सेम फेस में रहे, लीडिंग में धारा पीछे रहेगी, लैगिंग में धारा आगे रहेगी, समझ गए ये चीज? नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, देखो मैंने आप लोग को बताया था कि एसी और डीसी, देखो ध्यान से देखना, एसी है और ये डीसी है। एसी और डीसी, डीसी में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध के रूप में क्या आता है? आर, ठीक है। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में जो भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो यहां पर डीसी के केस में क्या था? सिर्फ और सिर्फ आर था, लेकिन एसी के केस में क्या आ जाएगा? आर भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? और एल भी आ जाएगा, और सी भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, इनकी वजह से भी प्रतिरोध आता है, बस ये बता रहा हूं, ठीक है।
डीसी के केस में सिर्फ प्रतिरोध की वजह से प्रतिरोध आ रहा था, और इसमें एसी में एल की वजह से भी आ रहा है और सी की वजह से भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन आगे इसी से समझते हैं। आर क्या होता है, आर को कैसे दर्शाते हैं? आर को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, आर डीसी हमने पढ़ चुका है, आगे बाद में पढ़ेंगे। एल को कैसे दर्शाते हैं? एल क्या है, इंडक्टर। ठीक है, सी क्या है? सी क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता, संधारित्र। ठीक है, इसको कैसे दर्शाते हैं? दो प्लेट, आर एल सी। अब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एसी में इनकी वजह से भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कुछ नहीं है, रास्ते में अवरोध है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आर रहता था, इसमें आर भी आता है, एल भी आता है, सी भी आता है। इनका खुद का फायदा भी होता है, लेकिन अभी हम इनको एज ए दुश्मन ही देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एज ए दुश्मन देखेंगे एसी सिस्टम में। फायदे भी होते हैं, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो इसमें फायदा देख रहे हैं अभी, हम सिर्फ नुकसान देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है उसको आर से, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ओम। ठीक है, इसकी और इसका जो प्रतिरोध था वो कितना था? आर था। ठीक है, इसका जो आर की वजह से जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, सी की वजह से, एल की वजह से जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्स, एक्स एल। एल क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर है, एल। ठीक है, और इसकी भी इकाई क्या होगी? ओम ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध है, रास्ते में अवरोध है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सी की वजह से एक्स सी, इसकी भी प्रति इकाई क्या होगी? ओम ही होगी। ठीक है, आर एल सी तीनों आ गए किसमें? एसी सिस्टम में। उसमें सिर्फ और सिर्फ आर था। ठीक है, इसमें सिर्फ किसकी बात होती थी? वोल्टेज और धारा की। इसमें क्या होता है? पावर वी आई कॉस फाई होती है। ठीक है, तो कॉस फाई इनकी वजह से आता है, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को? देखो, अब एक एक करके परिभाषा पढ़ते हैं अपन। पहला, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस की परिभाषा पढ़ो सभी लोग। क्या लिखा है? देखो, किसी इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसे ओम से दर्शाते हैं। वही लिखा है, समझ में आ गया? इंडक्टिव, इंडक्टिव कॉइल क्या हो गई? ये इंडक्टिव कॉइल हो गई। कॉइल की वजह से जो प्रतिरोध आया उसको क्या क्या लिखा हमने? एक्सेल। इसको किससे, इसकी जो इकाई है, इसकी भी इकाई ओम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रास्ते में अवरोध है, तो एल की वजह से आया, इसको क्या बोल दिया? एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अगर पढ़े तो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों? क्योंकि सी की वजह से, तो इसको क्या बोल दिया हमने? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्यों? क्योंकि धारिता, संधारित्र की वजह से जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्ससी। इसकी इकाई भी ओम ही होगी। ठीक है, और प्रतिरोध की वजह से तो आर था ही। ठीक है, तो आर, एक्सएल, एक्ससी, ये तीनों क्या है हमारे? दुश्मन है अभी एसी सिस्टम के। ठीक है, क्योंकि ये लॉसेस कर रहे हैं अभी। कैसे लॉसेस करेंगे आगे पढ़ेंगे। आर एक्सएल एक्ससी तीनों, ठीक है, तीनों का वो है प्रतिरोध। अब देखो देखो, इसी से मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, इधर देखो, इसी से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। देखो, आर का उल्टा, अब हम इस इनको उल्टा पुल्टा कर देंगे। दो चीजें हैं हमारे पास, आर है और ये क्या है? एक्स है। और ये क्या है? आर है। ठीक है, अब आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा, हमने आर को मान लो, हमने आर को 1/r लिख दिया, तो 1/r क्या हो गया? आर का उल्टा क्या हो गया? प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे दर्शाते हैं? जी से। ठीक है, देखो बुक में देखो सभी, जी बराबर क्या लिखा है? 1/r लिखा है, बुक में देखो सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट,
एक्स जो है, एक्स, एक्स का उल्टा क्या आ गया, एक्स का उल्टा क्या हो गया, जैसे 1/x लिखा, 1/x का क्या होता है, ससेप्टेंस। देखो अच्छे से सभी लोग, ससेप्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, बी, ठीक है, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इस मतलब आर का उल्टा ऐसे याद रखना, जैसे मैंने समझाया ना तुमको, ये चार्ट बना के, एसी में आर एल सी आया, आर का ये, आर की वजह से जो प्रतिरोध था उसको क्या बोला हमने, परिभाषाएं भी याद रखना, जैसे आर की वजह से क्या था, आर की वजह से क्या था, आर की वजह से, आर को क्या बोला था हमने, प्रतिरोध बोला था, आर को बोला था प्रतिरोध, ठीक है। एक्स को क्या बोला था, एक्सएल को क्या बोला था हमने, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, बुक से एक बार देख लेना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी को क्या बोलते हैं हम, एक्सी को क्या बोलते हैं, एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ गए ये चीजें, नाम याद रखना, क्योंकि परिभाषाएं में नाम याद रखना कठिन होता है। अब हमने आर का उल्टा कर दिया, आर का उल्टा क्या हो गया, कंडक्टेंस, जिसको जी से दर्शाते हैं, और एक्स का उल्टा क्या होता है, बी, जिसको बोलते हैं ससेप्टेंस, ठीक है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, सभी ने नोट किया, देखो हटा दूं मैं, देखो इधर देखो, आर एल सी, इन तीनों की वजह से जो प्रतिरोध था क्या था, आर एक्स एल एक्स सी, ठीक है। इन तीनों की वजह से, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जेड, जेड को कहा जाता है